यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रतिबिंब के बारे में, यदि प्रकाश की किरणें लिखते जाओ, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। पश्चात किसी, चालू किए हो, दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर एक किरणें मिलती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लिखिए, लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ठीक है। मैं लिखा तो देखा जी, सब लोग पढ़ भी लेंगे। ध्यान, प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु पर एक किरणें मिलती हैं या उस बिंदु पर वस्तु का, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समझ आ रहा है यार? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। आगे देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा लिखो आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, चल रहा है? एक मिनट। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, है ना? अब उसमें वास्तविक प्रतिबिंब को आप लिख सकते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश का कहेंगे क्या? रियल, रियल इमेज। और वर्चुअल, VIRTU, वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी, आभास केवल हो। पहला हेडिंग डाल दो, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यह काला में लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डाल के, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली
किरणें परावर्तन के पश्चात, किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, बनता है, या उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ना। वास्तव में जब किरणें मिलती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आगे इसको बताया जाएगा विस्तार से। दूसरा हेडिंग लिख लो, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा हेडिंग का लिख लो, आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अर्थात इसका केवल फोटो लिया जा सकता है या खींचा जा सकता है। अब इसको आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब को याद कर लेना है ना। अब अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय नया टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं? यह एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखला गोला है, उसका एक भाग इस तरह से काट दिए तो गोलीय दर्पण हमें मिल गया। अब इतना भाग काट दिए थे, हमारा एक भाग मिला हुआ, इसको मिटा दो। या कोई न कोई, मान लो यह हमारा गोला बना है, इसका कुछ न कुछ केंद्र होगा, ये गोले का केंद्र मान लो यह है, ठीक है। तो गोले के केंद्र और ये जो भाग काटे हो यहां से यहां, इसको M1 नाम देते हैं और इसको M2 नाम देते हैं। यह दर्पण का जो गोलीय दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक कहलाता है।
इसका हम नाम दे दिए M1, इसका नाम दे दिए M2। M1 M2 हो गया। यह दर्पण का द्वारक हो गया, मतलब यह द्वार है। अब द्वारक के मध्य बिंदु M1 M2 एक कर्व बन गया ना, कर्व मतलब रेखा, तो इस कर्व के मध्य बिंदु, ठीक है, और इस दर्पण का ये जो गोली दर्पण है, गोली इसका स्फेरिकल मिरर, इसका केंद्र पॉइंट कोई होगा तो दिक्कत, तो इस केंद्र और इस दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को मिला दी, ठीक है। तो दर्पण का जो केंद्र है O और इस बिंदु दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु को P कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को P से, या दर्पण का ध्रुव कहलाता, पोल क्या कहलाएगा, ध्रुव मीन्स पोल होता है, ध्रुव मीन्स पोल। और यह इसका यह वक्रता केंद्र हो गया। केंद्र जो क्या कहते हैं, जो केंद्र है गोली स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ध्यान देना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, या हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस चीज को समझ गए ना, बोलो। अब यह हमारा जो यह हो गया गोली दर्पण बन गया। गोली दर्पण के इस भाग को अगर चलाई कर दी, मतलब ड्रा कर दिए इसको, बाहर वाले भाग को, तो यह हमारा अवतल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण, ध्यान देना, अवतल दर्पण। अव मीन्स अंदर वाला तल, और इस तरह बनाते हो हम, बोलो, तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो जब इस तरह से कभी बने और बाहर का तल करे तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या बाहर का तल कलई कर दिए तो परावर्तन किस वाले तल से होगा, अंदर वाले तल से। किरणें परावर्तित कब होंगी, अंदर वाले तल से, अवतल दर्पण हो गया। और जब इस वाले भाग को यहाँ काट लिए तो ये भी दर्पण का द्वारक M1 M2 होगा। क्यों, अब इसको मिला दिए तो इसका भी मध्य बिंदु मिला, M1 M2 का मध्य बिंदु P, और इसका कोई न कोई केंद्र यहाँ भी मिलेगा। क्यों, तो इसको भी मिला दोगे, सेम वही चीज मिलेगी, ठीक है। तो किसी एक को लेकर हम समझाते हैं, बहुत सारी रेखा यहाँ हो जाएगी। तो अब यह जान गए तुम कि गोली दर्पण क्या होता है, यहाँ हम समझाते हैं। मान लो हम यहाँ से गोले का कोई केंद्र इसको काट लिए, और यह हमारा M1 हो गया और यह M2 दर्पण का द्वारक है। अब इसके मध्य बिंदु P को यहाँ से मिला दिए, कोई दिक्कत, इसको और आगे कर बढ़ा दिए। यह तो हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, यह हमारा ध्रुव हो गया, कोई दिक्कत। शुरू, अब यहां ध्यान दो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब यहां ध्यान दो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा तो मुख्य अक्ष हो गई। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां ध्यान दो, यह केंद्र है अगर हो तो यह दूरी त्रिज्या ही हो ना, यह गोले का भाग है, बोलो, तो इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या है, सबसे आसान तरीका है ना। यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया, पोल हो गया, इतना पढ़ लिए। और जब इसके इस भाग को हम ड्रा कर दिए थे, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बाहर वाले भाग को कलई कर दिए इस तरह से, कोई दिक्कत।
अब प्रकाश की किरणें जब यहां से कोई आएंगी किरणें तो यहां से परावर्तित हो जाएगी। उस दिन पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन में कि अगर कोई परावर्तक तल है जो दो पार्ट में दो मीडियम को अलग करता है, या हमारा लेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो इसके किसी बिंदु पर प्रकाशिक केंद्र है तो उस पर अविलंब हम खींच दिए। क्या कीजिए? अविलंब नॉर्मल उसको कहते हैं। अब इस बिंदु पर जो है कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आई, आपतित हुई, है ना, तो अविलंब जो यन है उसको नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में यन से प्रदर्शित करते हैं। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच की दूरी को आई से प्रदर्शित करते हैं और यहीं से कोण का नाप करते हैं, अविलंब से ही। यही का आधार रेखा से कोण की माप करते हैं। आधार रेखा से कोण की माप त्रिकोणमिति में केवल करते हैं, इनिशियल लाइन से। जैसे कोई रेखा खींच दी है और यहाँ से हम अब यहाँ से दो रेखाएं एक दूसरे को जब होती हुई जाती है तो कौन सी रेखा कहलाती है? दो रेखाएं अगर एक ही रेखा को टच करते हुए जाए नहीं, उसको कोलिनियर कहते हैं। सररेखीय, सररेख एक कोलिनियर में जाए, है ना, कौन सी? हाँ, है ना, सररेख है। अब जैसे ही इसके बीच में कुछ दूरी बनना शुरू हुआ, मान लो ये रेखा एक है और दूसरी रेखा इस तरह खींच है, फिर तीसरी खींच दी, चौथी खींच दी, पांचवी खींच दी। अब ये देखो यह कोण बना है, दो रेखाओं के बीच कोण बनता है, ध्यान आ रहा है? तो इसी तरह से जब आधार से नापेंगे तो यह क्या जाएगा? त्रिकोणमिति में ही यूज करते हैं। अब इस तरह से अविलंब से कोण मापेंगे, अविलंब से कितना हट के और प्रकाश किरणें आ रही है, और अविलंब से अगर परावर्तन या हमारा तल कोई है, इसको क्या कर दिए? रंग दिए, नहीं कर दिए, ड्रा कर दिए, तो प्रकाश किरण इस माध्यम आएगी नहीं। जब नहीं आएगी तो फिर अपने ही माध्यम में वापस जाएगी। तो अपने माध्यम अगर वापस इस दिशा में जा रही है और यह कोण जो परावर्तन कोण है, अगर आपतन को परावर्तन कोण के बराबर हो जाए तो उनके परावर्तन का नियम, परावर्तन प्रक्रिया परावर्तित हो रही है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों अगर एक ही तल में है तो कहो क्या है? यह भी परावर्तन का दूसरा नियम है। कोई दिक्कत? अब अगर हम कलाई नहीं किए तो प्रकाश की किरणें यहां जाएंगी। अब यह माध्यम कोई है एयर और यह वाटर है, तो तुम्हें मालूम है कि हवा में के कुछ दूर दूर होते हैं वाटर की अपेक्षा। नहीं तो हवा और वाटर में कौन भारी है? वाटर, है ना। इसका मतलब डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम है। और प्रकाश की किरणें यहाँ से मान लो आई और आने के बाद ये तो अविलंब है, तो तुम भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाते हो तो सोचते हो कि जहाँ कोई जगह है वहीं से हम गुजरे, थोड़ा सा मिल जगह तो यह देखेगा तो यह हवा में आया घूमते हुए और देखा यहाँ तो बड़ी घनिष्ठ आबादी है, तो मैं जाऊँ कैसे? तो देखा यहाँ तो रास्ता बना हुआ, ठीक है, तो उसके बगल से हम यहाँ से सोचता गुजर जाए, इसके बगल से सहारे से सघन में, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरणें एयर से वाटर में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी। किधर झुकेगी? अविलंब की ओर। प्रकाश का यह अपवर्तन कहलाएगा। किरणें अपवर्तित हो गई, किरणें अपवर्तित हो गई। अब अगर एयर से वाटर में न जाकर के वाटर से अगर एयर में जा रहा है प्रकाश की किरण या कोई किरण है और इसका आई और वहां से वाटर में जा रही है, तब सघन से किरण में जा रही है, तब यह अविलंब से दूर हटेगी या कोण बढ़ जाएगा। सब चीज पढ़ाया जाएगा शुरुआती स्टेज, है ना। तो धीरे धीरे चीजों को बताया जाएगा, अभी समझने की बात है ना। यह बता रहे हैं, यह तो हो गया अवतल, ठीक है, और यह अवतल हो गया। बाहर वाला तल कलई कर दिए और अंदर वाला तल क्या? परावर्तित। जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, अब ये नियम पढ़ाया जाएगा। अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण के फोकस से होकर के जाएगी। किस होकर जाएगी? दर्पण के फोकस से होकर चली जाएगी। तो दिखा। और जो किरणें, ठीक है, यहाँ इससे होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी। मान लो यह फोकस हो गया अब, और यह प्रकाश का कोई बिंदु है। अब एक किरण यहां से होकर आ रही है,
मुख्य फोकस, तो ये अभी आके यहाँ मिलेगी। अब यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, तो परावर्तित होगी जिस बिंदु पर मिलेगी किरणें वहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने बन रहा है इमेज, वास्तविक बनेगा। तो दिक्कत ये तो समझ में आ गया। अब समझो यह तो अवतल दर्पण हो गया। अब हम एक उत्तल दर्पण यहां बनाते हैं। अंदर वाला तल कलाई कर दिए, यहाँ हमारा कोई कोई केंद्र होगा, तो केंद्र और यह ध्रुव है, या हमारा M1 और M2 हो गया तल, ठीक है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या R। यह ध्रुव हो गया, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या केंद्र के बीच की से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। कोई दिक्कत? यह दूरी R हो गई। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मान लो यहाँ से आ रही है प्रकाश की कोई किरण, अब यह अंदर वाला तल हमारा जो है कलई कर दिया गया है, ड्रा कर दिया गया, रंग दिया गया है। तो प्रकाश किरणें आएगी तो किधर कहीं चली जाएगी, तो प्रकाश किरणें आई मुख्य के समांतर और यहाँ चली गई यहाँ। लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरणें यहाँ से न होकर के आ रही है, इसके फोकस मुख्य के समांतर जो आती है, तो किस होगा? फोकस से आ रही है मुख्य के समांतर, तो फोकस होकर जा रही है। तो ये भी मुख्य के समांतर आ रही है, तो इधर से जा रही है। यह जाती हुई प्रतीत होती है कहाँ से? मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से जाती हुई। ऐसा लगेगा कि यह किरणें यहाँ से नहीं आई है, यह यहाँ से आकर सीधे निकल रही है। तो इस स्थिति में इस बिंदु पर या किरणें जिस बिंदु पर जाके मिलेंगी वहां आभासी प्रतिबिंब मिलेगी। कौन सा बनेगा? आभासी। तो अवतल में वास्तविक और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब, लेकिन कंडीशन उसका होता है, कंडीशन बाद में पढ़ाया जाएगा एक एक करके। अब यहाँ ध्यान दो, जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दो। अब ये हो गया, तो इधर बन गए के दिन कहानी खत्म कर देंगे। गोलीय दर्पण, खोखले गोले, गोलीय दर्पण, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण हेडिंग डाल के उसमें लिखो गोली दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला इसमें देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स। ध्यान दो, कॉनकेव की बात हो रही है, अवतल की। तो यहाँ देखो बहुत लोग भूल जाते हैं, दोनों एक ही नाम से है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अवतल में 4 वर्ड है ना, तो कान CAN कॉनकेव, CO कॉन्वेक्स, CON कान, CAV कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कान तो दोनों में CON और CAV 4 वर्ड है, इसमें 3 ही वर्ड है। तो 4 वर्ड अवतल, 4 वर्ड है ना, बोलो। तो 4 वर्ड याद कर लेना, 4 वर्ड है तो अवतल लिखोगे। और उत्तल में 3 ही वर्ड है, तो दोनों एक ही वर्ड से बना है।
तो वेक्स और के माने गुफा, तो गुफा बना दिए, है ना। इसको बाहर वाला तल कर दिए, और के आकार का बनाओ, बाहर का तल कलाई कर दो, डायरेक्ट अवतल हो जाएगा और ये उत्तल हो जाएगा। और पहला हेडिंग डाल के लिखो अवतल में। वह दर्पण जिसमें परावर्तन, अवतल दर्पण हेडिंग डाल के, वह दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर वाले तल से होता है, अंदर वाले तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में भीतरी तल, अवतल दर्पण में भीतरी तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, बना लो इसको। इसको कलई जो किया गया है रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड मतलब लाल ऑक्साइड इसको बोलते हैं। या पेंट रहता है। या अंदर वाला तल परावर्तक तल हो गया। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डालो उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में बाहरी तल, उत्तल दर्पण में बाहरी तल परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, या तो मुंह कैसे बताएंगे तुम लोगों को, अब इसकी परिभाषा लिखाया जाएगा। ठीक है, तो बना लिए इसको, इसका नाम दे दो उत्तल दर्पण है। अब भूलेगा नहीं ना। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं अगला हेडिंग डाल दो, मन मिटा दे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, डिफिनीशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो डिफिनीशंस
related definitions related with definitions related with spherical mirrors with spherical mirrors। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखो, उसमें गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं निम्न होती हैं। पहला उसमें डालो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ CARVATURE, कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कर्व। तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो लिखवा दें कि लिख लोगे? हाँ, तो सभी लोग लिख लोगे ना? ठीक है, वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, RADIOUS ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या भी समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्रुव पोल तीसरा हमारा निकलो, ध्रुव पोल इंग्लिश में उसको कहते हैं। और चौथा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा आइडिया डाल दो इसमें, उसको तो लिख लियो। मुख्य अक्ष, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी लिख लोगे। क्या लिखोगे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको दिखा? ठीक है, दर्पण का द्वार